हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग जो लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था इन्फ्लेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़े थे हमने रेट वाइज और कॉज वाइज। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम मेथड्स टू मेजर इन्फ्लेशन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तीन टाइप ऑफ मेथड्स होती है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। पहली होती है होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरी होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और तीसरी होती है जीडीपी डिफ्लेटर। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब हम जानते हैं कि होलसेल प्राइस क्या होता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, उनको वो जो गुड्स होते हैं उनको वो बल्क में खरीदते हैं, बल्क में एक्वायर करते हैं। तो जिस प्राइस पे उनको वो गुड्स बेचे जाते हैं, जिस प्राइस पे वो गुड्स खरीदते हैं, उसको हम लोग होलसेल प्राइस कहते हैं। और बेसिकली ये जो प्राइसेस होते हैं ये कम होते हैं एज कम्पेयर टू द प्राइसेस जिस पर कंज्यूमर्स को गुड्स बेचे जाते हैं। उसके कंपैरिजन में जो होलसेल प्राइस होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं वो बल्क में एक्वायर करते हैं गुड्स को। तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो क्या मेजर करता है, वो मेजर करता है चेंज इन होलसेल प्राइसेस ऑन अ मंथली बेसिस। यानी कि एक मंथ में होलसेल प्राइस में कितना चेंज आया है वो मेजर करता है। पहले हम वीकली बेसिस पे मेजर करते थे इसको, बट अब हम मंथली बेसिस पे। जैसे कि आज इस प्रेजेंट मंथ जो हमारा चल रहा है सितंबर, उस वो कंपेयर किया जाएगा कि अगस्त से अब के जो होलसेल प्राइसेस है उसके कंपैरिजन में सितंबर के जो होलसेल प्राइस है उनमें कितना चेंज आया है, कितना डिफरेंस आया है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितना डिक्रीमेंट हुआ है। तो उसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, होलसेल प्राइसेस में जो चेंज हुआ है उसको मेजर करता है ये। ठीक है, ऑन अ मंथली बेसिस। अब WPI जो है इसको सबसे पहले पब्लिश किया गया था 1942 में इंडिया में। ठीक है, प्रेजेंटली जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन यानी कि DIPP अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये कंपाइल करती है और ये पब्लिश करती है WPI। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन जो है DIPP अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, ये कंपाइल करती है और ये पब्लिश करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2012 अपॉइंटेड डॉक्टर सौमित्रा चौधरी टू रिव्यू द होलसेल प्राइस इंडेक्स मेथोडोलॉजी। ठीक है, तो इनको अपॉइंट किया था सौमित्रा चौधरी को ताकि वो रिव्यू कर सके जो होलसेल प्राइस इंडेक्स की जो मेथोडोलॉजी फॉलो की जाती है इंडिया में, तो उसको वो रिव्यू कर सके। WPI जो है वो takes into account 697 commodities of various types to measure inflation, but it does not take into account any services। मतलब हमें जो इन्फ्लेशन है वो हम गुड्स एंड सर्विसेज का जो है वो इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज में कितना प्राइस बढ़ा है। पर जो WPI है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स को ही देखता है, वो सर्विसेज में क्या चेंज हुआ है, उनका कितना इंक्रीमेंट हुआ है, उनके प्राइस में क्या इन्फ्लेशन हुआ है, डिफ्लेशन, वो नहीं देखता है। वो सिर्फ 696 कमोडिटीज यानी कि गुड्स में को ही देखता है कि उनमें कितना इन्फ्लेशन हुआ है। सर्विसेज को वो अकाउंट में नहीं लेता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये ध्यान में रखनी है कि सिर्फ गुड्स का ही ये इन्फ्लेशन मेजर करता है या सर्विसेज का मेजर नहीं करता है। WPI यूजेस द एक्स फैक्ट्री प्राइसेस। एक्स फैक्ट्री प्राइसेस मतलब वो प्राइसेस of these commodities to measure inflation। एक्स फैक्ट्री प्राइसेस मतलब मैंने जैसे कि बताया आपको कि जो बल्क में जो ट्रेडर्स को जिन प्राइसेस पे कमोडिटीज मिलती हैं, जो फैक्ट्री के जो प्राइसेस होते हैं, ठीक है, जिसपे हम जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होते, उन प्राइसेस पे वो गुड्स एंड जो इन्फ्लेशन है उसको मेजर करता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि जैसे कि एक चिप्स का पैकेट है, अगर वो मार्केट में 10 रुपए का बिक रहा है तो उसमें जो 10 रुपए है उसमें एक्स फैक्ट्री प्राइसेस प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूडेड है। अगर वो एक्स फैक्ट्री प्राइस उसका 8 रुपए है तो उसमें प्लस 2 रुपए क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूडेड है, तब जाके उसका प्राइस 10 रुपीज आया है। तो एक्स फैक्ट्री प्राइसेस मतलब वो प्राइसेस जिसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जो फैक्ट्री पे जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है पूरा मिला के जो प्राइस बनता है वो है
एक्स फैक्ट्री प्राइसेस। तो उस प्राइसेस पे हम कमोडिटीज को मेजर करते हैं, उनका जो इन्फ्लेशन है वो मेजर करते हैं, उनके प्राइसेस में जो चेंज आया है वो एक्स फैक्ट्री प्राइसेस के बेसिस पे हम मेजर करते हैं कि अभी जो फिलहाल एक पर्टिकुलर गुड का जो प्राइस है फैक्ट्री एक्स फैक्ट्री प्राइस है वो इतना है, तो नेक्स्ट मंथ में वो कितना हो गया, उसमें कितना फ्लक्चुएट कर गया वो या कितना चेंज आ गया वो उस प्राइस में, वो हम मेजर करते हैं। इन अदर वर्ड्स इट टेक्स इनटू अकाउंट प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज बिफोर दे रीच कंज्यूमर्स। यस, अब कंज्यूमर्स पे रीच होने से पहले जो प्राइस होते हैं कमोडिटीज के वो मेजर करता है। यानी कि क्योंकि अगर कंज्यूमर जब कोई गुड या कोई भी कमोडिटी खरीदते हैं तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूड होता है। एक्स फैक्ट्री प्राइसेस में इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड नहीं होता है, तो कंज्यूमर के खरीदने से पहले जो किसी भी गुड का जो प्राइस रहता है वो उसको मेजर करता है। ठीक है, उस उस गुड के प्राइस को एक्चुअली में अकाउंट में लेता है। ठीक है, therefore indirect taxes are not included in the prices considered for WPI computation, and as a result WPI based inflation is less affected by any change in the fiscal policy of the government। of course ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है जैसे मैंने बताया वो इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। तो अगर जैसे कि हर साल बजट निकलता है गवर्नमेंट का, फिस्कल पॉलिसी मतलब दो पॉलिसीज होती है, होती है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। हम आगे पढ़ेंगे। जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी रिलीज करती है उसे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, और आरबीआई जो पॉलिसी रिलीज करती है उसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हर साल बजट निकलता है, उसमें हर साल जो है फिस्कल पॉलिसी में चेंज आता है। गवर्नमेंट या तो टैक्स बढ़ाती है, डायरेक्ट टैक्सेस या कम करती है, कुछ ना कुछ चेंजेस करती है। तो जो डब्ल्यूपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन है वो इस चीज से अफेक्ट नहीं होता है कि गवर्नमेंट ने जो फिस्कल पॉलिसी निकाली है इस साल या आने वाले सालों में, उससे जो प्राइजेस में क्या अफेक्ट आया है, क्या प्राइस बढ़े हैं गुड्स एंड सर्विस गुड्स के या कम हुए, वो डब्ल्यूपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन उस चीज को अकाउंट में नहीं लेता है। वो इससे अफेक्ट नहीं होता है डब्ल्यूपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस को वो इंक्लूड ही नहीं करता है। ठीक है, वाइल कंप्यूटिंग द प्राइस द इन्फ्लेशन द चेंज इन इन्फ्लेशन, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस को अकाउंट में ही नहीं लेता है, तो इंक्लूड ही नहीं करता है। तो इसीलिए वो गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी है उसका कोई अफेक्ट ही नहीं पड़ता है डब्ल्यूपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन में। अब हम देखते हैं व्हाट इज बेस ईयर और बेस इफेक्ट। अब बेस ईयर या फिर बेस इफेक्ट क्या होता है? तो बेस ईयर वो ईयर होता है, base year is the year on the basis of which we compute inflation of an economy। मतलब एक ऐसा ईयर जिसके बेसिस पे हम ये देखते हैं कि आने वाले कंसेक्यूटिव ईयर में कितना प्राइसेस में इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ है, कितना इन्फ्लेशन हुआ है हमारी इंडियन इकोनॉमी में या एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में। परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस यानी कि कितना परसेंटेज का चेंज हुआ है इन प्राइसेस में एज कम्पेयर टू द बेस ईयर में जो प्राइसेस रहे थे गुड्स के, उसके बेसिस पे आने वाले कंसेक्यूटिव ईयर्स में कितना चेंज हुआ है इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको हम लोग बेस ईयर कहते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स जो बेस इफेक्ट है शोज द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट। हमको पता है कि जो इन्फ्लेशन है हम वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे में कैलकुलेट करते हैं। तो बेस ईयर को हम वो ईयर मानते हैं जो एक पर्टिकुलर एक ईयर को हम बेस ईयर चूज करते हैं, और उसके आने वाले जो कंसेक्यूटिव जितने भी ईयर्स होते हैं तो उसमें जितना भी प्राइस में चेंज हुआ है वो हम उसको कंपेयर करते हैं विद द प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। ठीक है, अब एक कोई क्राइटेरिया होता है डिसाइड करने का कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर को हमें एज अ बेस ईयर लेना है, तो उसका क्या क्राइटेरिया है वो देखते हैं। एक ऐसा ईयर जिसमें लेस मॉनसून डेफिसिट है, यानी कि ऐसा ईयर जिसमें बारिश ऐसा नहीं कि बहुत कम हुई है, जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी बारिश हुई है, मतलब रेनफॉल कम नहीं हुई है जरूरत से ज्यादा। तो एक ऐसा ईयर जिसमें एक एक मिनिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल हुई है, मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी हुई है। ड्रॉट प्रोन जो ईयर होता है उसको हम नहीं लेते हैं एज अ बेस ईयर। ईयर विद नो मेजर नेचुरल कैलामिटीज या फिर ड्रॉट और फेमिन, जैसे मैंने बताया। एक ऐसा ईयर जिसमें बहुत ही सूखा है, मतलब जिसमें जिसमें बारिश हुई नहीं है या फिर कोई बहुत ही बड़ी नेचुरल कैलामिटी आ गई हो या कोई फेमीन आ गया हो, तो उस ईयर को हम एज अ बेस ईयर नहीं मानते हैं। दैट ईयर शुड नॉट हैव इन्फ्लेशन। अगर बहुत ही ज्यादा जो प्राइसेस है वो बहुत ही हाई है एक पर्टिकुलर ईयर में, तो उसको हम लोग बेस ईयर नहीं मानते। जैसे कि अगर कोविड का जो ईयर था 2020-21, उसको हम लोग एज अ बेस ईयर नहीं मानेंगे, क्योंकि उस टाइम पे एक क्या इन्फ्लेशन जो प्राइसेस थे गुड्स एंड सर्विसेज के वो बहुत बढ़ गए थे। और ऑफ कोर्स कोविड एक पेंडेमिक आया था पूरे वर्ल्ड में, पेंडेमिक। तो ऑफ
कोर्स जो है वो उस ईयर को हम बेस ईयर एज अ बेस ईयर नहीं मानेंगे। अनस्टेबल ईयर्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आर नॉट कंसिडर्ड एज बेस ईयर। हाँ, जिसमें प्राइसेस का बहुत ज्यादा बढ़ना गिरना हो रहा है, एक ऐसे ईयर्स जो बहुत ही अनस्टेबल है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, उनको हम एज अ बेस ईयर नहीं मानते हैं। देयर शुड नॉट बी मच गैप बिटवीन बेस ईयर चोजन एंड करंट ईयर। अब जैसे कि अगर हमने मुगलों के टाइम के ईयर को ले लिया कि वो उसको हम बेस ईयर मान लेते हैं क्योंकि वहां पे प्राइस का कोई चेंज नहीं आया था, और उसके बेसिस में अगर अभी का कैलकुलेट करें कि कितना प्राइस में बढ़ रहा है, कितना प्राइस कम हो रहा है, तो वो नहीं चल सकता, इतना ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर हम इंडिपेंडेंस 1947 को एज अ बेस ईयर मान लें तो वो भी वैलिड नहीं है। मतलब अभी का जो प्राइस है करंट ईयर और जो हमने बेस ईयर, अगर हमने जो बेस ईयर चूज किया उसमें ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि करंट बेस ईयर जो है वो 2011-12 है, तो हम जो प्राइस में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो इन्फ्लेशन है, उसको मेजर करते हैं 2011-12 के जो गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस है उनके बेसिस पे। अर्लियर इट वाज 2004-5, इस बार अब जो है वो चेंज करके 2011-12 कर दिया। तो उस बेसिस पे जो प्राइस है 2011-12 में जो गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस है उसके कंपैरिजन में 2023 में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में क्या चेंज आया है, कितना वो इंक्रीमेंट हुआ उस प्राइस में, उस बेसिस पे हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, ठीक है। तो हमने जो बेस ईयर है फिलहाल वो 2011 एंड 12 लेके रखा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कमोडिटी बास्केट ऑफ 697 कमोडिटीज, प्रीवियसली जो थे वो 676 थी, अब उनको बढ़ा दिया गया है। इस क्लासिफाइड मेजरली इनटू थ्री कैटेगरीज ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। तो 697 कमोडिटीज को तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो प्राइमरी आर्टिकल्स में क्या आता है, जैसे कि सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिनरल्स, ये सब प्राइमरी आर्टिकल्स। तो वेट्स अंडर ओल्ड बेस ईयर, मतलब ओल्ड बेस ईयर में इनका क्या क्या वेट था, 20.12%, ठीक है। वेट्स विद न्यू बेस ईयर, न्यू बेस ईयर में कितना बढ़ गया, 22.62%, मतलब 2% का, लगभग 2% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ये जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है। फ्यूल एंड पावर पहले था 14.91%, अब हो गया है 13.15%। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स 64.97%, अब हो गया 64.23%, मतलब 2011-12 में 64.23%, मतलब डिक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ये चीज हमको याद होनी चाहिए कि प्राइमरी आर्टिकल्स में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, फ्यूल एंड पावर में हमको डिक्रीमेंट देखने को मिला है, और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में हमको डिक्रीमेंट देखने को मिला है। टोटल ये मिला के 100% हम इनको मान 100% में से प्राइमरी आर्टिकल्स का कितना वेट है, 20%, फ्यूल एंड पावर का 14, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का 64.97। वहीं पे 2011-12 में देखें तो टोटल 100% में से किसने कितना एक्वायर किया हुआ है वेट, वो हम देखते हैं। तो 22, 30 एंड 64 रफ, अगर राउंड फिगर में देखें तो ये इंक्रीज हुआ है। सिर्फ प्राइमरी आर्टिकल्स का इंक्रीमेंट देखने को मिला है उनके वेट्स में, बाकी फ्यूल एंड पावर और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स दोनों में डिक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ये चीज हमको याद होनी चाहिए। अब हम कंक्लूजन देखते हैं। वेट ऑफ प्राइमरी आर्टिकल हैज इंक्रीज्ड अंडर न्यू बेस ईयर ऑफ 2011-12, whereas weights of fuel and power and manufactured products has decreased। तो हाँ, ये तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है कि दोनों में डिक्रीमेंट देखने को मिला है, सिर्फ प्राइमरी आर्टिकल्स में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अब हम देखते हैं WPI फूड इंडेक्स। टू मॉनिटर फूड इन्फ्लेशन मोर इफेक्टिवली, DIPP पब्लिशेस WPI फूड इंडेक्स। अब ये DIPP अभी जस्ट हमने पढ़ा कि जो DIPP है वो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये WPI बेस्ड इन्फ्लेशन जो है उसको मेजर करती है, उसे कंपाइल करती है। तो DIPP ये हमने अभी पढ़ा, तो इसकी डेफिनेशन, इसकी जो फुल फॉर्म है वो हमें पता होनी चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो DIPP पब्लिशेस WPI फूड इंडेक्स भी। WPI फूड इंडेक्स जो है वो ये मॉनिटर करती है कि फूड के प्राइसेस में कितना इन्फ्लेशन हुआ है, तो उसको तो, और ये कब से, 2017 से WPI फूड इंडेक्स हर साल पब्लिश किया जा रहा है, और ये DIPP पब्लिश करती है। इट मेजर्स द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन फूड आइटम्स एट द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर्स, कि प्रोड्यूसर्स के लेवल पे जो फूड आइटम्स को प्रोड्यूस करते हैं उनके लेवल पे कितना चेंज हुआ है, फूड आइटम्स के प्राइसेस में कितना इन्फ्लेशन हुआ है फूड आइटम्स के प्राइसेस में। एग्रीगेट ऑफ ऑल द फूड आइटम्स विद इन द लिस्ट ऑफ 697 कमोडिटीज अंडर WPI इज कंसिडर्ड टू कंप्यूट WPI फूड इंडेक्स। मतलब 697 कमोडिटीज में तो बहुत सारे गुड्स आ रहे हैं,
क्लोथ्स भी आ रहे हैं उसमें, फूड वगैरह भी आ रहा है, और फ्यूल मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, फ्यूल भी आ रहा है, सब बहुत कुछ सारे उसमें 697 कमोडिटीज के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे कैटेगरीज आ रही है। पर उसमें से जो फूड आइटम्स है, जो पर्टिकुलरली जो फूड आइटम्स है, उन सब का एग्रीगेट मतलब उन सब का टोटल जो है वो हम निकालते हैं, उसमें कितना इन्फ्लेशन हुआ है, और उसको यूज करते हैं हम कंप्यूट करने के लिए WPI फूड इंडेक्स को। As per the economic survey 2020 to 23, the food inflation remained high during the year at 7.5% April to December 2022. Of course, the COVID-19 था तो उसके कारण तो प्राइजेस तो हिट हुए ही थे, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्फ्लेशन देखने को मिला था। जो फूड इन्फ्लेशन था वो काफी ज्यादा हाई रहा था एट 7.5%, एंड माइंड दिस 7.5% इज हाई बेस्ड ऑन WPI। अब 7.5%, अब ये कौन सा है? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि तीन हमने रेट वाइज इन्फ्लेशन कौन कौन से होते हैं हमने पढ़े थे कि वॉकिंग होता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है, वॉकिंग होता है, और रनिंग होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है, वॉकिंग इन्फ्लेशन होता है, गैलोपिंग उसी को हम लोग रनिंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, और एक हाइपर इन्फ्लेशन होता है। तो 7.5% किसके अंदर आता है? 7.5% आता है वॉकिंग इन्फ्लेशन के अंदर, ठीक है। इसका मतलब जो कोविड के टाइम पे 2022 में फूड में जो इन्फ्लेशन था वो कौन सा इन्फ्लेशन था? वो वॉकिंग इन्फ्लेशन था, क्योंकि 7.5% जो है हमें राइज देखने को मिला था इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स, फूड आइटम्स, ठीक है। तो वो वॉकिंग इन्फ्लेशन था, तो ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए। तो वो वॉकिंग इन्फ्लेशन था एज अगेंस्ट 6.8% इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर। अप्रैल टू दिसंबर 2021 में 6.8% देखने को मिला था, वहीं 2022 में वो 7.5% हो गया था। तो हम देख सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ गया था एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है CPI, वो मेजर करता है द चेंज इन द रिटेल प्राइसेस ऑन मंथली बेसिस। मतलब रिटेल प्राइसेस क्या होता है? वो प्राइसेस जिस पे हम कंज्यूमर को गुड्स बेचते हैं या गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं, वो जो प्राइस होता है उसको हम लोग रिटेल प्राइस कहते हैं, ठीक है, ऑन मंथली बेसिस। ये भी मंथली बेसिस पे ही मेजर करता है, तो ये चीज पता होनी चाहिए। एमसीक्यूज में आ सकता है प्रीलिम्स में कि मंथली बेसिस या वीकली बेसिस या ईयरली बेसिस, तो हमको पता होना चाहिए मंथली बेसिस में। अब ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना कि ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करता है, ठीक है। इट फोकसेस ऑन होमोजेनस ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स, जैसे कि consumers with the same likings in terms of commodity basket. होमोजेनस ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स का मतलब वो कंज्यूमर्स जिनका मतलब कमोडिटी बास्केट, मतलब वो क्या गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, वो मार्केट से क्या एक्वायर करते हैं। तो अब मतलब क्या क्या सिमिलैरिटी है उनका, जो उनके जो कमोडिटी बास्केट है, मतलब वो जो चीजें खरीदते हैं, अगर वो मतलब सेम सेम लाइकिंग है उनकी, सेम लाइकिंग इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी बास्केट, जैसे कि जो कंज्यूमर्स हैं वो बेसिकली वीट खरीद रहे हैं, तो वो कौन सी ब्रांड का वीट खरीद रहे हैं। जो अगर वो मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं तो वो अमूल का मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं या मदर डेयरी का मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो उस बेसिस पे जो है वो होमोजेनियस ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स पे वो फोकस करता है। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन टू होमोजेनियस ग्रुप्स, रूरल हाउसेस एंड अर्बन हाउसहोल्ड्स, ठीक है। दो होमोजेनियस ग्रुप्स को वो कंसिडरेशन में लेता है, एक है रूरल हाउसहोल्ड और एक है हमारा अर्बन हाउसहोल्ड, ठीक है। It reflects the cost of living of the two concerned categories of consumers, कि मतलब जो रूरल हाउस होल्ड है वो जो कंज्यूम कर रहे हैं जो चीजें, उसमें कितना खर्चा हो रहा है, उनका कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग आ रहा है, और जो अर्बन हाउस होल्ड है उसमें कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग आ रहा है। तो इन दोनों को वो अकाउंट में लेता है, इनको रिफ्लेक्ट करता है वो। अब हम देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ CPIs। तो बेसिकली कितने टाइप्स ऑफ CPIs होते हैं? तो वो तो टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। एक सबसे पहला जो है वो CPI, जो कि इंडस्ट्रियल वर्कर डिजाइन टू मेजर द चेंजेस इन द प्राइसिंग ऑफ अ गिवन बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज्ड बाय इंडस्ट्रियल वर्कर्स थ्रू आउट टाइम। मतलब जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, मतलब जो लेबरर्स हैं, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, वो जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, वो जो यूज करते हैं, जो कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो जो कंज्यूम करते हैं उसमें उन गुड्स एंड सर्विसेज में कितना चेंज आया, उनके प्राइस में कितना इंक्रीमेंट देखने को मिला है, कितना फ्लक्चुएट हुआ है वो प्राइस, कितना चेंज आया है, वो मेजर करता है CPI, जो कि इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है।
इसको हम बेस ईयर जो इसमें यूज करते हैं वो 2016 यूज करते हैं। पहले हम 2001 यूज करते थे, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 2022 में 2016 कर दिया है इसको। ये कंपाइल किया जाता है बाय लेबर ब्यूरो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए है, यानी कि लेबरर्स के लिए है, तो जो लेबर ब्यूरो है वो इसे कंपाइल करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबरर, they designed to revise minimum wages for agricultural labor in different states, its states। मतलब अब हमें पता है कि जो एग्रीकल्चरल लेबरर हैं उनको हम एक मिनिमम वेज जो है वो गवर्नमेंट बता के रखती है, गवर्नमेंट अनाउंस करती है, उसको बार बार हर साल दर साल वो उसको रिवाइज करती है, उसको इंक्रीज करती है कि जो 1947 में अगर किसी एग्रीकल्चरल लेबरर को मान लो अगर 30 रुपीज पर डे अगर उसको देना है, तो क्या वही 2023 में भी वैलिड होगा? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन आ रहा है, प्राइसेस जो है वो गुड्स एंड कमोडिटीज के, सर्विसेज के, वो इंक्रीज होते हैं। तो उस हिसाब से हमको जो मिनिमम वेज जो किसी भी एग्रीकल्चरल लेबरर को देना चाहिए, उसमें भी हर हर कुछ सालों में जो है गवर्नमेंट उसको रिवाइज करती है कि कितना मिनिमम वेज एक लेबरर को मिलना चाहिए। तो उसमें भी सरकार जो है वो रिवाइज करती है, वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर 1947 या 1957 के प्राइजेस पे जो मिनिमम जो वेजेस थे, अगर अभी भी हम 2023 में भी वही कंटिन्यू करेंगे, तो वो जो 30 रुपीज में, तो फिर एग्जाम्पल लिया मैंने 30 रुपीज, तो उसमें तो फिर कुछ भी मतलब अभी प्रेजेंट इन्फ्लेशन को देख के 30 रुपीज तो कोई मायने ही नहीं रखते। तो उस हिसाब से जो जो मिनिमम वेजेस है वो हर साल दर साल उसको रिवाइज करना पड़ता है, इन्फ्लेशन को देखते हुए कितना इन्फ्लेशन आया है पर्टिकुलर ईयर में, इकोनॉमी में कितना जो गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस है वो कितने बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से फिर जो मिनिमम वेजेस है उसको रिवाइज करना पड़ता है। तो ये जो है इसमें जो डेटा बेस ईयर जो यूज करते हैं वो 1986 87 यूज करते हैं, और इसको भी लेबर ब्यूरो ही कंपाइल करता है। अब जो रूरल लेबरर्स, मतलब जो गांव में जो लेबरर्स होते हैं, वो जो है उसका उनका भी एक सीपीआई होता है, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, और वो भी 1986 1987 का जो डेटा है बेस ईयर, उसको उसको एज अ बेस ईयर यूज करते हैं, और इसको भी लेबर ब्यूरो ही कंपाइल करता है। अब हम बात करते हैं सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बाइन, सीपीआई अर्बन, सीपीआई रूरल प्लस अर्बन, और सीपीआई कंबाइंड। यानी कि इसमें जो सीपीआई कंबाइंड है, एक है सीपीआई रूरल, एक है सीपीआई अर्बन, और एक है सीपीआई कंबाइंड। सीपीआई कंबाइंड यानी कि रूरल प्लस अर्बन। इसमें जो बेस ईयर है वो 2012 को यूज करते हैं, एज अ बेस ईयर लेते हैं। और सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है, सीएसओ है, जिसको अब बदल के हमने एनएसओ कर दिया, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कर दिया है, वो इस चीज को कंपाइल करता है। द इंडियन गवर्नमेंट इशूड एन ऑर्डर इन 2019 टू मर्ज दी एनएसएसओ, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे, और सीएसओ दोनों को मर्ज करके एनएसओ बना दिया है। यह हम कुछ प्रीवियस चैप्टर में भी ये दे रखा था, जब उसकी वीडियो लेक्चर रिलीज होंगे तो उसमें भी आप देखेंगे। तो ये जो एनएसओ और जो सीएसओ है उसको कंबाइन करके अब जो है वो एनएसओ बना दिया गया है। तो जो सीएसओ है, यानी कि अब एनएसओ जो है वो इसका जो डेटा है सीपीआई कंबाइंड का, सीपीआई रूरल का, सीपीआई अर्बन का, वो रिलीज करता है, वो कंपाइल करता है ये सब। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन और सीपीआई कंबाइंड की। जो ये जो है वो कवर करता है 448 आइटम्स को इन द रूरल बास्केट और 460 आइटम्स को इन द अर्बन बास्केट। ठीक है, बेस ईयर यूज्ड टू कंप्यूट सीपीआई हैज बीन रिवाइज्ड फ्रॉम द ईयर 2010। ये जिसको हमने 100 मानता है एज अ बेस, उसको 2012 बेस ईयर को रिवाइज कर दिया, 2010 से 2012 तक, 12 को बना दिया अब रिवाइज करके। ओके, ये हमने यहाँ पे भी देखा कि जो बेस ईयर है वो 2012 हम उसको यूज करते हैं। फॉर कंप्यूटिंग डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस वो होता है जैसे कि इन्फ्लेशन को देखते हुए महंगाई भत्ता जो होता है कि कितना इन्फ्लेशन हुआ है, तो हर 6 महीने में, हर कुछ महीने में जो है सरकार जो है वो डियरनेस अलाउंस देती है कि कितनी महंगाई बढ़ रही है, उसके बेसिस पे डियरनेस अलाउंस मिलता है। तो ये जो है ये सीपीआई इज यूज्ड, ना कि डब्ल्यूपीआई। ठीक है, तो फॉर कंप्यूटिंग डीएनएस अलाउंस की कितना डीए उनको देना है एज कम्पेयर टू जो इन्फ्लेशन है मार्केट में, उसको देखते हुए कितना डीए देना है एम्प्लॉयज को, तो उसके लिए हम सीपीआई यूज करते हैं, डब्ल्यूपीआई यूज नहीं करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट सिंस 2015 यूजेस सीपीआई कंबाइंड इंस्टेड ऑफ डब्ल्यूपीआई। यानी कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग मतलब इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए
उसको कम करने के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या जो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट है 2015 से जो भी पॉलिसीज वगैरह निकालती है सीपीआई को टारगेट, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, उसको टारगेट करने के लिए, तो उसमें जो डेटा वो यूज करती है वो सीपीआई कंबाइंड का करती है, ना कि डब्ल्यूपीआई का, फॉर पॉलिसी मेकिंग बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल जो कमेटी है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सीपीआई कंबाइंड को यूज करना चाहिए रादर देन डब्ल्यूपीआई को। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 2015 से, और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो जो भी अपनी पॉलिसीज वगैरह टारगेटेड पॉलिसीज जो निकालती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसमें वो सीपीआई कंबाइंड का डेटा यूज करती है, ना कि डब्ल्यूपीआई का। हेडलाइन इन्फ्लेशन इज बेस्ड ऑन सीपीआई कंबाइंड। अब ये हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है कि अभी हम पढ़ने वाले हैं, इतना याद रख लीजिए कि वो सीपीआई कंबाइंड पे बेस्ड रहता है। ठीक है, अब ये हम जस्ट अभी पढ़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं रिलेटिव वेट्स अंडर सीपीआई कंबाइंड। तो सीपीआई कंबाइंड के अंदर जो रिलेटिव वेट्स होते हैं हम वो देखते हैं। तो फूड एंड बेवरेजेस, पान, बीटल लीव्स, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स, इसका जो ये देख सकते हैं कि 2004 टू 2005 का जो डेटा था उसके अंदर वेट था इसका फूड एंड बेवरेजेस का 47.6%। वेट्स अंडर न्यू बेस ईयर 2011-12 45.86%, मतलब डिक्रीज देखने को मिला है फूड एंड बेवरेजेस में। पान बीट पान बीटल लीव्स, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स जो है उसमें एक इंक्रीज देखने को मिला है 2.1 से 2.38%। क्लोथिंग एंड फुटवेयर में हमें इंक्रीज देखने को मिला है, हाउसिंग में भी हमें इंक्रीज देखने को मिला है, फ्यूल एंड लाइट में माइनस फ्यूल एंड लाइट में हमको डिक्रीज देखने को मिला है। मिसलेनियस जो अदर जो गुड कमोडिटीज हैं उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला है। टोटल तो हम एज 100% ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने तब 100% में से देखते हैं इसको ये जो है ये हमारा जो है वो 2004 और 2005 का बेस ईयर है, ओके बेसिस पर, और ये 2011 और 12। तो देख सकते हैं ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि फूड एंड बेवरेजेस और फ्यूल एंड लाइट में डिक्रीज देखने को मिला हुआ है उनके वेट्स में, अपार्ट फ्रॉम इट सब में हमें इंक्रीज देखने को मिला है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये मेंस में जो आंसर राइटिंग होती है उसमें काफी यूजफुल होता है। ऐसे डेटा को अगर हम कोट करेंगे तो हमारे जो नंबर है ऑफकोर्स उसमें हमको इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब हम एनालिसिस देखते हैं। हाउसिंग कंपोनेंट इज नॉट इंक्लूडेड अंडर सीपीआई रूरल, मतलब जो हाउसिंग कंपोनेंट है वो सीपीआई रूरल में हम नहीं देखते हैं। वेट ऑफ फूड एंड बेवरेजेस इज मोर इन केस ऑफ सीपीआई रूरल जो कि 54.2% है, एज कंपेयर टू सीपीआई अर्बन जो कि सिर्फ 36.3% है। ठीक है, तो ये चीज जो है ये कुछ डेटा है जो हमें पता होना चाहिए। वेट ऑफ फ्यूल एंड लाइट है has decreased under new series of CPI with base year 2012। तो ये तो हमने अभी देखा कि जो फ्यूल एंड लाइट का जो वेट है वो कम हो चुका है, जैसे कि 9.5 से वो 6.84% पे आ चुका है, जैसे कि जो बेस ईयर 2004-5 था उसके कंपैरिजन में 2011-12 में जिसका वेट है वो कम हो चुका है, वो डिक्रीज देखने को मिला है। तो यही एनालिसिस जो है ये हमने निकाला है इस टेबल से। अब हम देखते हैं सीपीआई फूड इंडेक्स। इट इज रिलीज्ड बाय सीएसओ सिंस 2014। इट इज कंप्यूटेड ऑन पॉइंट टू पॉइंट मंथली बेसिस विद सेम बेस ईयर 2012 एज यूज्ड इन सीपीआई। तो मतलब जो सीपीआई फूड इंडेक्स है ये एससीएसओ यानी कि एनएसओ जो है वो निकालता है सिंस 2014। ये कंप्यूट करा जाता है मंथली बेसिस पे, पॉइंट टू पॉइंट मंथली बेसिस विद सेम बेस ईयर 2012 को ही बेस ईयर लेते हैं, जैसे कि हम सीपीआई में भी 2012 को लेते हैं, तो इसमें भी हम लोग सीपीआई फूड इंडेक्स में भी हम 2012 को ही एज अ बेस इंडेक्स लेते हैं। सीरियल्स एंड प्रोडक्ट्स कैरीज द हाईएस्ट वेट जो कि 34.2% है इन द कंप्यूटेशन ऑफ सीपीआई फूड इंडेक्स। इसमें हम फूड आइटम्स को देखते हैं कि उसमें कितना, उनके जो प्राइसेस में कितना चेंज देखने को मिला है। जो सीरियल्स एंड प्रोडक्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेट उसमें कैरी करते हैं। अदर सब ग्रुप्स कंसिडर्ड इन दिस कंप्यूटेशन जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल्स, फैट्स, एग, फिश, मीट एक्सेट्रा, ये अदर सब ग्रुप्स हैं जो फूड इंडेक्स के अंदर आते हैं। मिल्क के प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल्स, फैट्स, एग, फिश और मीट और बाकी एक्सेट्रा, मतलब फूड आइटम्स ही आते हैं ओवरऑल। ग्लोबली एफएओ मतलब फूड प्राइस इंडेक्स एफएफपीआई रिलीज्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एफएफपीआई यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फूड प्राइस इंडेक्स जो है, जो कि यूनाइटेड नेशंस जो है निकालता है, वो उसका जो रिफ्लेक्ट्स द मंथली चेंज इन इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ अ बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज, कि जो फूड कमोडिटीज की जो बास्केट है कि
जिसमें हम फूड आइटम्स का जो है वो उसका कितना चेंज हुआ है, उनके प्राइसेस में, इंटरनेशनल प्राइसेस में कितना चेंज देखने को मिला ऑन मंथली बेसिस। ठीक है, वो जो है वो यूनाइटेड नेशन जो है वो निकालता है। FFPI रिलीज्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन की, वो FAO वो निकालता है इसको ऑन मंथली बेसिस, और वो देखता है कि फूड कमोडिटीज जो है उसका जो इंटरनेशनल जो प्राइसेस में कितना चेंज देखने को मिला है। इट कंसिस्ट ऑफ द एवरेज ऑफ 5 कमोडिटी ग्रुप इंडाइसेस, जो कि सीरियल, वेजिटेबल, ऑयल, मीट, डेयरी एंड शुगर। तो ये 5 कमोडिटीज का जो बास्केट है वो ये उसमें जो उन इन 5 ये जो कमोडिटीज हैं इसमें कितना इनके इंटरनेशनल प्राइसेस में चेंज देखने को मिला है, वो ये जो FAO है वो कैलकुलेट करता है, वो मेजर करता है, वो कंपाइल करता है और वो रिलीज करता है। द FAO फूड प्राइस इंडेक्स FPPI एवरेज 149, ये FFPI है एक्चुअली में, averaged 149.7 points in 2022 which is much higher than that of 2021। तो उन्होंने बताया कि इनके प्राइस में जो चेंज देखने को मिला है तो वो ये पॉइंट टू पॉइंट जो है मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं हम CPI फूड इंडेक्स, और जो FFPI है वो भी पॉइंट टू पॉइंट मंथली बेसिस पे देखा जाता है। और उन्होंने बताया कि 149.7 पॉइंट्स जो है एवरेज आया है इन सभी कमोडिटीज के प्राइस, जो इंटरनेशनल प्राइसेस में जो चेंज देखने को मिला है इसका जो एवरेज है 149.7 पॉइंट्स है, जो कि विच इज मच हायर देन दैट ऑफ 2021। अब हम देखते हैं WPI वर्सेस CPI। तो अब हम बेस ईयर जो है वो 2000, ये जो कंपैरिजन है WPI वर्सेस CPI ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि WPI में जो बेस ईयर है वो 2011-12 लेता है, CPI कंबाइंड में 2012 लेता है। इसमें 697 कमोडिटीज हैं, इसमें 200 वेट आइटम्स है। ठीक है, वेटेड आइटम्स जो है वो 200 है CPI कंबाइंड में। वेदर इंक्लूड सर्विसेज और नॉट, ऑफ कोर्स इट डजंट टेक सर्विसेज इनटू अकाउंट, सिर्फ गुड्स इसमें जब दोनों होते हैं बोथ, इसमें सिर्फ ओनली गुड्स। वेट ऑफ products, food items have lesser weight in WPI around 22%, food items have greater weight in CPI जो कि है around 46%। stage of production, WPI measures inflation at each stage of production। जो इन्फ्लेशन है हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में कितना प्राइस और कमोडिटीज में चेंज आया है वो मेजर करता है। लेकिन जो CPI है वो इन्फ्लेशन जो फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो फाइनल गुड तैयार हो गया है, जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर हो गया है फाइनली, तब जो ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो फाइनल गुड में कितना चेंज आया सिर्फ वही वही वो देखता है। वो हर एक स्टेज, जितना भी जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल है वो कई सारे स्टेजेस से गुजरता है, रॉ मटेरियल से इंटरमीडिएट गुड्स, उसके बाद फिर उसकी और प्रोसेसिंग होती है, धीमे धीमे करके वो फाइनल स्टेज पे पहुंचता है। तो वो जितने भी स्टेजेस में जितने भी उसमें इन्फ्लेशन देखने को मिला है, जो प्राइसेस में चेंज आया है, वो सब WPI जो है वो मेजर करता है, पर CPI सिर्फ फाइनल स्टेज को ही वो अकाउंट में लेता है। डेटा कलेक्शन जो है सेंट्रलाइज्ड कलेक्शन होता है, इसमें इन 1181 विलेजेस एंड 310 टाउन्स, मतलब इतने 1181 विलेजेस और 310 जो टाउन्स हैं उसमें जो है वो डेटा कलेक्ट किया जाता है। टाइम लैग, लोअर टाइम लैग, डेटा आर अवेलेबल रिलेटिवली क्विकर, मतलब जो टाइम लैग है वो कम है, यहाँ पे जो डेटा है वो जल्दी मिल जाता है क्योंकि सेंट्रलाइज्ड कलेक्शन है। यहाँ पे जो है ग्रेटर टाइम लैग, मतलब डेटा जो मिलने में थोड़ी ज्यादा टाइम लगता है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रेट ऑफ WPI बेस्ड इन्फ्लेशन इज जनरली लो एज कम्पेयर टू CPI बेस्ड इन्फ्लेशन, क्योंकि यहाँ इसमें जो WPI बेस्ड इन्फ्लेशन इसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को नहीं मेजर करते, तो अगर टैक्स में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो तो इस WPI बेस्ड इन्फ्लेशन में अफेक्ट ही नहीं डालता है। तो जो WPI बेस्ड इन्फ्लेशन है उसका जो रेट है वो कम है एज कम्पेयर टू द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रेट ऑफ CPI बेस्ड इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा रहता है, वो मतलब इज जनरली हाई कम्पेयर टू WPI बेस्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, इसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी अकाउंट में लेते हैं। Based on the above points, it can be said that CPI is better measure of inflation as compared to WPI and is more reliable for monetary policy decisions। ठीक है, इन सबको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो CPI है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट CPI का ये है कि वो
गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का अकाउंट में लेता है। और जो सर्विसेज है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमी में, और जो WPI है वो सर्विसेज को तो अकाउंट में लेता ही नहीं है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो CPI है कंबाइंड वो ज़्यादा बेटर मेजर है टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन एज कम्पेयर टू WPI। और वहीं पे जो फूड आइटम्स का जो वेट है वो WPI में बहुत ही कम है, सिर्फ 22% है। और वहीं अगर हम CPI की बात करें तो 46%, यानी कि काफी ज्यादा है। ठीक है, इसमें जो बेस ईयर भी है वो 2011-12 यूज करते हैं, पर इसमें 2012 का यानी कि और मतलब 2012 का बेस ईयर जो है वो यूज किया जाता है इसमें। और हम देख सकते हैं कि 1181 विलेजेस एंड 310 टाउन्स में जो है वो हम ये जो डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है, इतने सारे विलेजेस का और इतने टाउन्स से हम डेटा को जो है वो कलेक्ट करते हैं। तो एक हम कह सकते हैं कि जो CPI है वो ज्यादा बेटर मेजर ऑफ इन्फ्लेशन है कंपेयर्ड, और ज्यादा रिलायबल है फॉर मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस, यानी कि RPI जो पॉलिसी निकालती है उन पॉलिसी के जो वो जो पॉलिसी हम अगर उसमें हम इन्फ्लेशन का ऑफ कोर्स हमें टारगेट करना पड़ता है क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम CPI जो है वो ज्यादा बेटर मेजर है एज कम्पेयर टू WPI। अब जो GDP डिफ्लेटर है ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, GDP डिफ्लेटर। ये तीसरा जो मेथड है टू मेजर इन्फ्लेशन, और ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है WPI और CPI। इसको आप एक बार और अच्छे से पढ़ें, इसको रिवाइज करें, कंसोलिडेट करें इसको, फिर नेक्स्ट सेशन में हम GDP डिफ्लेटर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। आई होप यू लाइक्ड माई वीडियो।